नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवाली चौहान हूँ और एमएसजे गवर्नमेंट कॉलेज में फिजिक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम फिजिक्स के बीएससी पार्ट थर्ड के थर्ड पेपर सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ऊर्जा बैंडों के निर्माण के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड फॉर्मेशन के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने बैंड किस प्रकार बनते हैं यानी बैंडों के बनने का कारण क्या होता है इसके बारे में चर्चा की थी। हमने बात की थी कि जब दो एटम्स नजदीक में रखे हुए हैं तो उनके बीच में इंटरेक्शन के कारण एनर्जी लेवल्स की स्प्लिटिंग होती है यानी ऊर्जा स्तरों का विपातन होता है जिससे कि बैंडों का निर्माण होता है। सबसे अधिक ऊर्जा वाला बैंड जिसमें कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसे संयोजकता बैंड कहते हैं और उससे अधिक ऊर्जा वाला बैंड जिसमें कि इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है वो चालन बैंड कहलाता है। चालन बैंड और संयोजकता बैंड यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो फॉरबिडन गैप कहलाता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। पहले के कई वीडियोस में हमने क्रोनी-पेनी मॉडल के बारे में चर्चा की थी जिसमें कि हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया था जिसमें पोटेंशियल यानी कि स्थितिज पोटेंशियल को हमने पीरियडिक लिया था, ये मानते हुए चूंकि जो एटम्स क्रिस्टल में आवर्ती रूप में व्यवस्थित है यानी पीरियडिकली व्यवस्थित है, इसलिए जो पोटेंशियल होगा वो पीरियडिक यानी आवर्ती होगा। तो हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया था पीरियडिक पोटेंशियल लेकर, जिससे हमें एनर्जी और इलेक्ट्रॉन का वेव वेक्टर यानी तरंग फलन के बीच में हमने एक रिलेशन प्राप्त हुआ था, एक संबंध प्राप्त हुआ था इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और उसके तरंग फलन के तरंग फलन नहीं, उसका वेव वेक्टर के मध्य एक रिलेशन प्राप्त हुआ था जिसके आधार पर हमने एक वक्र खींचा था जिसे हम प्रदर्शित कर रहे हैं। ये क्रोनी-पेनी मॉडल की सहायता से हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व की थी जिसमें पोटेंशियल पीरियडिक लिया था। तो E यानी एनर्जी और K वेव वेक्टर तरंग सदिश, हिंदी में से तरंग सदिश कहते हैं, के बीच में रिलेशन एक संबंध प्राप्त हुआ था जिसको हमने जब प्लॉट किया y एक्सिस पे एनर्जी ली और x एक्सिस पर वेव वेक्टर यानी तरंग सदिश को लिया तो हमें इस तरह के वक्र प्राप्त हुए जिसमें आप देख रहे हैं कि K की यहां से लेके यहां तक की वैल्यूज के लिए तो एनर्जी की वैल्यूज हैं, मतलब K के मान के लिए एनर्जी का मान है, लेकिन इसके बीच में जब आप K यहाँ इन वैल्यूज के लिए एनर्जी में गैप आ रहा है, इसमें आप गैप देख रहे हैं। वैसे ही फिर K के मान के लिए यहाँ तक तो एनर्जी का मान है,
लेकिन फिर यहाँ पर एनर्जी वैल्यूज नहीं है। तो आप इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए तो एनर्जी की वैल्यूज हैं, एनर्जी के मान हैं, लेकिन ये यहाँ से लेके यहाँ तक की एनर्जी के मान अलाउड नहीं है, अनुमत नहीं है, वर्जित है। वैसे ही यहाँ से यहाँ तक की तो कर्व आपको प्राप्त हो रहा है, मतलब एनर्जी के मान अनुमत हैं, अलाउड है, लेकिन इसके बीच में फिर ये वैल्यूज अलाउड नहीं है। तो आप यहाँ पर बैंड फॉर्मेशन देख रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक की एनर्जीज का एक बैंड है, फिर यहाँ गैप है, फॉरबिडन गैप है, फिर बैंड का निर्माण हुआ है, फिर ये फॉरबिडन गैप है यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल है, फिर बैंड का निर्माण हुआ है। तो आप क्रोनी-पेनी मॉडल के सहायता से भी आप बैंड के फॉर्मेशन को देख सकते हैं। यहाँ पर आप ये एक बैंड में ऊर्जा स्तरों को दिखाया गया है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात भी की थी कि यदि n एटम्स क्रिस्टल में उपस्थित है तो हर एनर्जी लेवल n एनर्जी लेवल्स में विपाटित हो जाता है, जो कि एक बैंड का निर्माण करता है। तो यहाँ पर n एनर्जी लेवल्स दिखाए गए हैं, ये ब्लू लाइन से n एनर्जी लेवल्स दिखाए गए हैं k की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। k की ऐसा नहीं है कि k की सभी वैल्यूज के लिए एनर्जी लेवल्स है, k के पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए जिस के लिए अलाउड एनर्जी लेवल्स हैं, जो कि हम पहले वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं। क्रोनी-पेनी मॉडल जब हमने पढ़ा था तो ये पर्टिकुलर k के लिए ये अलाउड एनर्जी है, फिर पर्टिकुलर k के लिए ये एनर्जी अलाउड है, एनर्जी लेवल है, ये वाला एनर्जी लेवल है। वैसे तो अलग अलग k की वैल्यू के लिए अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं। तो ये आपका एक बैंड है जिसमें ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एक बैंड हो गया, जिसमें n एनर्जी लेवल होंगे, फिर ऊर्जा अंतराल मिलेगा जिसमें कोई भी एनर्जी लेवल उपस्थित नहीं है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक नेक्स्ट बैंड होगा जिसमें n एनर्जी लेवल्स होंगे, फिर नेक्स्ट ऊर्जा फॉरबिडन गैप होगा यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल होगा जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होगा, फिर आपको फिर से एक बैंड मिलेगा। तो इस तरह से बैंड का क्रोनी-पेनी मॉडल से भी हम बैंड फॉर्मेशन को देख सकते हैं। हर बैंड प्रत्येक बैंड में n एनर्जी लेवल्स हैं, सबके लिए अपनी एक अलाउड k वैल्यू है, हर k वैल्यू के लिए एक एनर्जी लेवल है। तो जो अधिकतम ऊर्जा का बैंड है जिसमें कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, वो संयोजकता बैंड यानी कि वैलेंस बैंड कहलाएगा। और उसके बाद वाला जो यानी उससे अधिक ऊर्जा वाला जो बैंड है वो कंडक्शन बैंड कहलाएगा। और इनके बीच में जो ऊर्जा अंतराल है वो फॉरबिडन गैप या वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। तो हमने वैलेंस बैंड के बारे में तो हम समझ रहे हैं। इस वैलेंस बैंड यानी कि संयोजकता बैंड को संयोजकता बैंड या वैलेंस बैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अंतिम यानी अधिकतम ऊर्जा अंतराल वाला अधिकतम ऊर्जा वाला बैंड है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स यानी कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इस कारण से इसको संयोजकता बैंड कहते हैं। लेकिन उससे अधिक ऊर्जा वाला जो बैंड है उसको कंडक्शन बैंड यानी चालन बैंड क्यों कहते हैं, इसको हम अब देखेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कुछ करके। जैसे मान लीजिए आपने
क्रिस्टल में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे यानी कि विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा जो F इज इक्वल टू चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है और इनटू जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। तो इतना जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएगी। अब ये हम जानते हैं फोर्स क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, dp ओवर dt। p मोमेंटम है तो dp ओवर dt फोर्स होता है। और पहले की वीडियोस में हम इसको देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का क्रिस्टल मोमेंटम कितना होता है, h क्रॉस k। तो हम p की जगह h क्रॉस k रख रहे हैं। तो h क्रॉस क्योंकि कांस्टेंट है तो उसे बाहर ले लिया है, तो ये dk ओवर dt। तो आप देख रहे हैं जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगाती है जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होते हैं, त्वरित होते हैं। और त्वरित होने से और त्वरित होकर कंडक्शन में पार्ट लेते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं त्वरित होने के लिए यदि इलेक्ट्रॉन त्वरित होगा तो इसमें चेंज आएगा, राइट साइड में भी चेंज आएगा। तो डीके ओवर dt है तो डीके में चेंज होगा, मतलब यदि इलेक्ट्रॉन त्वरित होता है तो के की मान में चेंज होना चाहिए। डीके क्या है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ के के मान में थोड़ा सा परिवर्तन डीके है। तो कहने का मतलब ये है यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं क्रिस्टल में तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है और वो त्वरित होता है और त्वरित होने के कारण के की वैल्यू में चेंज होता है। मतलब अब आप इधर देखिए ये पर्टिकुलर के वैल्यू, इसकी बात करें ये कोई पर्टिकुलर के वैल्यू है और फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है तो क्या होगा, के की वैल्यू में चेंज आना, इलेक्ट्रॉन त्वरित होगा और के की वैल्यू में चेंज आएगा। तो वो के की वैल्यू कब चेंज होगी, यहाँ से यहाँ पर ये चेंज हो रही है, यहाँ से यहाँ पर ये चेंज हो रही है। तो के की वैल्यू चेंज होने के लिए जैसे इस पर्टिकुलर के लिए के वैल्यू यहाँ ये होगी और यहाँ पर पर्टिकुलर वैल्यू ये होगी। तो के की वैल्यू यहाँ से यहाँ चेंज होने के लिए आपको एनर्जी लेवल में चेंज होना पड़ेगा, एनर्जी का चेंज होना है। यदि आप के की वैल्यू चेंज करते हैं तो एनर्जी में भी चेंज होगा यानी एनर्जी लेवल में चेंज होगा। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ है तो वो अपने ऊपर वाले एनर्जी लेवल में जंप करेगा तभी उसके के की वैल्यू में चेंज आएगा। अर्थात जो हम कहना चाह रहे हैं वो ये है कि आप यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं यानी विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा और वो कंडक्शन में पार्ट लेगा। लेकिन एक्सेलरेट वो तभी होगा यदि वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर जंप करे। इसका मतलब कि यदि इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल में है और दूसरे एनर्जी लेवल में तभी जंप करेगा यदि वो वाला जो नेक्स्ट एनर्जी लेवल खाली है, मतलब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक फर्मियोन है और वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यानी पॉली के अपवर्जन नियम को फॉलो करता है, जिसके अनुसार एक एनर्जी लेवल में दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं हो सकते। तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर जंप करने के लिए नेक्स्ट एनर्जी लेवल में जंप करने के लिए यह आवश्यक है कि नेक्स्ट एनर्जी लेवल खाली हो। तो खाली होने के लिए
यदि खाली होगा तभी आप इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी लेवल में जा पाएगा। अब जैसे हमने बात की कि वैलेंस बैंड तो ऐसा बैंड है जिसमें कि वो हाईएस्ट एनर्जी बैंड है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और उससे ऊपर वाला मतलब उससे अधिक ऊर्जा वाला जो बैंड है वो कंडक्शन बैंड है। ऑब्वियस है, जब संयोजकता बैंड में उपस्थित है तो कंडक्शन बैंड कंप्लीटली खाली होगा, क्योंकि इससे ऊपर वाला तो बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होगा। तो ऑब्वियस है, यदि इलेक्ट्रॉन किसी तरह से इस बैंड में पहुंच जाए तो इसमें n एनर्जी लेवल है दोनों बैंड में, और इसमें यदि कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं उसके बाद भी n जहां लार्ज नंबर है उसके बाद भी ऊर्जा स्तर खाली रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की मात्रा जो इसमें पहुंचे हैं वो कम होगी। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्वरित होगा। त्वरित होने का मतलब ये है कि वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जंप कर जाएगा, क्योंकि यहाँ खाली एनर्जी लेवल उपस्थित है, और जिससे कि कंडक्शन में वो पार्ट ले पाएगा। अब इससे आगे हम इसको सहायता से किस तरह से हम ठोसों को चालक, कुचालक और अर्धचालकों में विभाजित करेंगे, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।